નમસ્કાર સમાચારો સાથે હું છું જિજ્ઞાસા। હવે સત્તા સંમેલનની વાત કરીએ जो આ વર્ષે લાઈવ છે। जहां तक भागीदारी संकल्प मोर्चा का जो महाशय का आप नाम लिए, वो खुद कन्वीनर थे, वो चले गए, तो अब मैं क्या करूं, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा भी थे जन अधिकार पार्टी के, जिसमें आज जितने पार्टियां, लेकिन विपक्षी पार्टी नहीं, सुनिए कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। हर पार्टी अपना अपना फैसला करने के लिए तैयार है, और जब 10 मार्च को नतीजा आ जाएगा, सामने नतीजा दिख जाएगा सबको, उसमें क्या बात है, उसमें कोई बात नहीं है। वो नहीं करना चाह रहे, मत करिए, हमको क्या उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। हम अपना रास्ता तय करेंगे, अपनी मंजिल मकसूद की तरफ पहुंचेंगे, और मुझे यकीन है कि अक्लमंद को मंजिल नहीं मिलती, दीवानगी की हद तक जब कोई आदमी अपने मिशन पर निकलता है तो उसको अपनी मंजिल मिलती है। अब ये लोग तो ख्वाब में ही मुख्यमंत्री बन गए, अच्छा हुआ ना कि हमारा उनका साथ नहीं, वरना वो तो ख्वाब में देख लेते हमको भी। आप ये बताइए ओवैसी साहब, आपने जब जिक्र किया हिस्सेदारी का, तो मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा सा एलैबोरेशन आप इस पे कर दें। आप क्या हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, किसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? हिस्सेदारी देखिए, संविधान में जब इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है, तो इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात संविधान करता है। जब संविधान में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस का प्रियम्बल में जिक्र किया गया, तो वो तो हर समाज के लिए किया गया है। हम ये बता रहे हैं कि जो पैरामीटर्स डेवलपमेंट के, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड मुसलमान है। अगर आप देखेंगे कि इसके पास जमीन 2 एकड़ से सबसे ज्यादा कम है, मुसलमान है। अगर आप ये देखेंगे कि सिर्फ 3% लोग ग्रेजुएट होते हैं, वो मुसलमान है। अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो पलायन होता है उत्तर प्रदेश से, 51% मुस्लिम्स का पलायन होता है, और सबसे ज्यादा जो पैसा आता है, जो लोग बाहर जाते हैं इस प्रदेश को छोड़कर या देश को छोड़कर जाते हैं, उत्तर प्रदेश के, सबसे ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है। तो पॉलिटिकल हिस्सेदारी जरूरी है। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि डेवलपमेंट और इंसाफ के लिए ताले की चाबी वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। यही हमारी लड़ाई है कि जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा मुसलमानों को, सही मानों में उनकी लीडरशिप बनेगी, ये हिस्सेदारी उनको मिलेगी। वरना तो सिर्फ वही दरी बिछाओ, वही फोटो में मत आओ, और किसी दूर बैठ जाओ, और तुम सामने मत बैठो, वरना तुम्हारा सामने हमारे साथ बैठोगे तो कोई कहेगा कि भैया देखो, उनको न बुरा लगेगा। तो यही चीजें हैं, ये पूरे डेटा हमारे सामने है कि आपने क्या करके रख दिया। मुजफ्फरनगर का राइट जब हुआ, एक एग्जाम्पल दोनों समझाने के लिए, उस वक्त 69 मुस्लिम एमएलएस थे, 50,000 आजादी के बाद मुसलमान बेघर हो गए। आज भी उन जगहों पर, उन जमीन पर, उन मस्जिद पर नहीं जा सकते। और आप मुजफ्फरनगर में जो बड़ी पार्टी बनी है, दावा कर रहे हैं, एक मुसलमान टिकट नहीं देते। क्यों नहीं देना चाहते आप? इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि आप बीजेपी से कंपीट कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। लेकिन एक बात बताइए, जब आप हिस्सेदारी की बात करते हैं तो आपको लगता नहीं है कि आपकी जो पोजीशनिंग है चुनावों में, आपकी अलायंस की जो पोजीशनिंग है, उस पोजीशनिंग से आप ये हिस्सेदारी वाली बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं? इस सवाल के पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। वो सोच ये है, अगर हम 2017 के चुनावों की बात करें, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, आप कई ऐसी सीट्स थी जहां पर आपके कैंडिडेट्स जब खड़े हुए तो बीजेपी को फायदा हुआ। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, टांडा की अगर बात की जाए तो वहां पर बीजेपी 1725 वोट से जीती, आपके कैंडिडेट को करीब कितने सीट लड़े हम? 2000। आपने पिछले चुनाव में सीट लड़े? 38 कितने? 38 और पूरे कितने सीट हैं असेंबली की उत्तर प्रदेश में? 403। चलिए 38, बाकी का क्या हुआ? नहीं, मैं आपसे, अरे ये हर चीज हमारे गोद में डाल दे रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं। तो ये मैं आपसे, देखिए एक मिनट, अब आप शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, इससे मेरा आपसे ये कहना है कि जिन सीटों, इस बार तो एक मिनट, टांडा में 38 पे लड़े, तब आपने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। टांडा में 100 पे लड़ेंगे तो क्या होगा? नहीं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का आपने विधानसभा जिक्र किया, बीएसपी ने कितने वोट लिए, कांग्रेस ने कितने वोट लिए? अरे फिर आकर हम ही मिल जाते हैं क्या? देखिए, ये चुनाव क्यों, देखिए एनालिसिस को कोई भी कैसे ट्विस्ट कर सकता है। सुनिए, चुनाव क्यों लड़ा जाता है? किसी को हराने के लिए, या किसी को जिताने के लिए, खुद क्यों जिताने के लिए? हम लड़ेंगे तो यकीनन कोई हारेगा। देखिए, तो अब ये कौन सी बात हुई? देखिए, अगर ऐसा बात होगी तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपको और लेमेन्स लैंग्वेज समझा रहा हूं। भाई हेमंत साहब टीवी9 क्यों शुरू करे? टीआरपी दूसरों की कम हो गई है? ये कोई बात है? कंपटीशन होना चाहिए। जब तक कंपटीशन होगा
तभी तो वैल्यू बढ़ेगी। तो अब आप सीरियस है ना भाई, जब टीवी में कंपटीशन हो सकता है तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं हो सकता? मुझे एक बात और नुकसान फायदा ये देखिए, ये क्या कोई साहूकार की दुकान है भाई? हर चीज में कंपटीशन होना चाहिए। आपका ये कि ये लोग यही तो समझ रहे हैं ना कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं सुनिए, ये मैं आपको खत्म कर रहा हूँ। ओवैसी साहब शायद उनको मैं खत्म कर रहा हूँ। उनको बात शायद आप आसानी से समझा दें। अगर उन्हें ये बता दें कि आपका मकसद क्या है, भारतीय जनता पार्टी को हराना या उसे जिताना? मेरा मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना हो तो शुरू दिन से रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो आपकी राजनीति है उससे वो जीतेगी। नहीं हेमंत साहब, ये मकसद जनसंघ से यही मकसद रहा है, ये मकसद जनसंघ से रहा है। ये मकसद और पुख्ता उस वक्त हुआ जब हम 14 साल के थे, हमारे घर के सामने आकर नारे लगाते थे कि मुसलमान खबरस्तान या शमशान। उस वक्त से हम देख रहे हैं। मगर इसका यह मतलब तो नहीं निकलेगा ना कि मैं दरी बिछाऊंगा, मैं इनके पैरों के पास पड़ा रहूंगा, गुलामी इनकी करूंगा और ये डरा डरा कर हमसे वोट हासिल करेंगे और मुझे इंसाफ नहीं करेंगे। अच्छा, ये एक बात सुनिए, मुस्लिम वोट की वजह से बीजेपी नहीं जीत रही है। डेटा कहता है कि बीजेपी इसलिए जीत रही है कि बीजेपी को ओबीसी, दलित ये वोट ज्यादा मिल रहा है। तो अच्छा, मेरी वजह से अगर बीजेपी जीत रही है मुसलमानों की वजह से, तो 2014 और 2019 में बीजेपी को सिर्फ 6% मुस्लिम वोट मिला। एक बात, ये एम्पिरिकल डेटा है। अब इस पर कोई सवाल नहीं करेगा। इस पर सवाल इसलिए नहीं होता कि आप जितनी देर से अभी बात कर रहे हैं 20-25 मिनट से, आप लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ कब बात किया? आप पूछ लीजिए, हम बोल रहे हैं आपको। आप नहीं पूछे तो हम क्या करेंगे? नहीं तो इस सवाल को और बड़ा कर देते हैं ना ओवैसी साहब। लेकिन जो नहीं, बारी बारी से पूछिए, मैं बैठा हूं आप चारों के दरमियान में, आराम से पूछिए, कहीं नहीं जाने वाला हूं। आपने कहा मुसलमान वोट की वजह से नहीं जीत रही है, ओबीसी वोट मिल रहा है, दलित वोट मिल रहा है। अब तो आपने गठबंधन कर लिया, ओबीसी, दलित, मुसलमान, यही तो है आपका गठबंधन। तो ये सारे वोट भी तो आपको मिल रहे हैं। आप यही तो हम कह रहे हैं, ये सामाजिक न्याय है। ये सामाजिक न्याय है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ये रेनबो कोएलिशन है। जब कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा साहब बाबूजी हमारे साथ हैं, वामन मिश्राम साहब साथ हैं, ये सही मानों में सामाजिक न्याय की लड़ाई होगी। तो ये अब ये सुनिए, अब आप देखिए कि बीएसपी और सपा मिलकर 2019 का चुनाव लड़े। मैथमेटिक्स के ऊपर तो जीत जाना चाहिए था, मगर क्या हुआ, नहीं जीत पाए। 14 में हम नहीं थे, आप अखिलेश हार गए। अखिलेश के लीडरशिप में 3 चुनाव सपा हार चुकी है। नहीं तो असदुद्दीन ओवैसी कंपटीशन की बात कर रहे हैं अगर, तो फिर उनके लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, कोई और है? कौन है? किसको मानते हैं? देखिए, जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपकी जिम्मेदारी पहली यह है कि आप हर अपने मुखालिफ जो पार्टी के कैंडिडेट है उसकी इज्जत करें, उनसे आपका मुकाबला है। नहीं तो कौन चुनौती है आपके लिए? हर विधानसभा में किसी पार्टी का एक उम्मीदवार स्ट्रांग होता है तो आपका मुकाबला उनसे होता है। और मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव में और योगी आदित्यनाथ में कोई फर्क नहीं है। एक सिक्के के दो रुख हैं ये लोग। घुमंड के एतबार से, गुरूर के एतबार से, मनमानी करने के एतबार से, इंडिविजुअल अपने डिसीजंस लेने के एतबार से, कोई इन दोनों में फर्क नहीं है। आपने अभी तक जितनी बार भी बोला, अखिलेश जी के लिए बोला, योगी जी के लिए बोला, बीएसपी को लेकर आपने कभी कुछ नहीं बोला। और आप पूछिए ना, आपको मैं बैठा हूं, आप पूछे तो बोलेंगे। बीएसपी को लेकर जो हमारी आपसे आखिरी बार बातचीत हुई थी उसमें भी आपने कहा था कि वो एक ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन आपके साथ क्यों नहीं हो पाया, क्यों मटेरियलाइज नहीं हो पाया, उसके पीछे की क्या वजह? देखिए, आज मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं, हमारे पार्टी अध्यक्ष शौकत साहब से राज्यसभा के एक बीएसपी के एमपी ने 4 मर्तबा मुलाकात की लखनऊ में, 4 मर्तबा की। मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। राजी हो गए थे, फिर उसके बाद अचानक वो अपना फैसला बदल लिए। तो ठीक है, वो उनका फैसला है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आपने इसका ये मतलब नहीं है कि देखिए, हम पर ये भी तो इल्जाम लगता है कि आप अलायंस नहीं करना चाहते। अरे हम तो बातचीत किए, अब आप नहीं करेंगे तो मैं क्या करूं? आप क्या वजह है? आपको क्या लगता है? नहीं, क्यों आपसे अलायंस करने में झिझक है? देखिए, या किसी को भी फॉर दैट मैटर? बिहार में तो बीएसपी हमारे साथ थी। यूपी में क्या हुआ? नहीं, बिहार में कुशवाहा साहब के साथ हम अलायंस में थे और हम 5 सीट जीते, अलायंस में थे। वहां पर बीएसपी भी उसमें शामिल थी।
अब उत्तर प्रदेश का मैं देखिए, कोई अगर पार्टी अपना फैसला लेती है तो उनसे पूछना चाहिए, मैं कैसा बोलूंगा उनकी तरफ से। उत्तर प्रदेश में आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आपको पॉलिटिकली आपको सीरियस कैंडिडेट नहीं मानते, या आपको खतरा मानते हैं? नहीं, अब तो मान चुके हैं कि खतरा है और इंशाअल्लाह ताला ये जीत में तब्दील होगा। अब पहले के इनको ये बात समझ चुके हैं कि 2017 की एमआईएम पार्टी नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल में बड़ी मेहनत हमारे पार्टी के तमाम मेंबर्स ने, लीडर्स ने मेहनत की है, एक बहुत मुकाम पैदा किया है। हम लोग जिला परिषद के चुनाव में भी हमारे 19-20 लोग जीते हैं, कई मुकामात पर दूसरे नंबर पर आए हैं। तो यकीनन अब इनको लग रहा है तकलीफ हो रही, इसीलिए तो चीख पुकार कर रहे हैं। अच्छा ओवैसी साहब, एक सवाल सामने से। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, या आपके सवाल का जवाब भी हो सकता है कि एक तो सीधे सवाल का ओवैसी साहब टेढ़ा जवाब देते हैं, वो सीधी बात नहीं कहना चाह रहे हैं, बार बार उसको पूछा जा रहा है। आपने वो जो सवाल किया उसमें भी वही बात निहित है। ये सीधी बात ये है जो लोगों की समझ में आ रही है, जो आँख खोल कर वोटर आपको देख रहा है, मैं तो एक वोटर ही हूँ, कि आप जिनको मुसलमानों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है जिस पार्टी को, उसके आप सबसे बड़े आलोचक हैं और आप उसी का वोट काट रहे हैं। तो अगर कहीं पे उसको जीतने की संभावना भी है बीजेपी से, और आप बीजेपी को हराना भी चाहते हैं, लेकिन जहां बीजेपी की हारने की संभावना है और समाजवादी पार्टी के जीतने की संभावना है, वहां आप समाजवादी पार्टी के वोट काट करके और उसको जितवा देते हैं। 10 तारीख इसका आप जवाब नहीं देते। 10 तारीख के दिन, और ये जनता समझ रही है। सुनिए, सत्ता सब समझ रही है। सुनिए जी, आप समाजवादी को वोट डालेंगे? ये मैं क्यों नहीं, अरे ये तो बताना आपके बोलने से जाहिर हो रहा है। नहीं, मैं तो बताऊंगा आपके नहीं। बोलने से जाहिर हो रहा है कि ये आप तो समाजवादी को वोट डाल लेंगे। तो आपका बायस्ड ओपिनियन, आपका ओपिनियन बायस्ड है। आपका आप देखिए, और आपने अपने बायसनेस से इनकी भी इंटेग्रिटी को मुतासिर कर दिया। सर वो एंकर नहीं है, वोटर है बस। अरे आप उनका नाम लेकर बोल दिया। अरे अब देखिए, अब मैं स्ट्रेच कर रहा हूं इसको। हाँ, करिए। देखिए 2019 में मैं लड़ा इलेक्शन यहां पर जी, बताइए कौन जीता 19 में? आप तो बड़े अक्लमंद आदमी हैं, आपको समझ में हर चीज आ जाती है। 2019 में 75% मुसलमानों ने एसपी बीएसपी को वोट दिया जी। कितने जीते? 15। और अखिलेश के पास 5 में 3 मुसलमान, बीएसपी में 2 मुसलमान। अब बताइए बाकी सीट पर मोदी जी क्यों कामयाब हो गए? मेरी वजह से। मैं क्या आपके ख्वाब में आया था? क्या मेरे पास कोई शयातीन है जो उड़कर जाकर कहे कि भैया मत तोड़ दो, उनको दे दो? हम यही तो आपसे कह रहे हैं कि मुसलमान के वोट की वैल्यू उसी वक्त होगी जब आप अपनी इंडिपेंडेंट लीडरशिप को पैदा करेंगे, वरना दरी बिछाओ, वरना घर में जाओ और फोटो लो और भगा दिया जाता है। आप बताइए, 4 मर्तबा के विधायक को मिलते नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये डेटा भी ये बताता है कि जहां हमारे पास 7 एमएलए हैं तेलंगाना में, आपको मालूम सर 60,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल में 6th क्लास से 12th क्लास तक पढ़ रही हैं। यहां पर हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट किसका है? मुस्लिम्स का है। ये भी मैं जिम्मेदार हूं। 3% ग्रेजुएट होते हैं। जिनको हमने वोट दिया उन्होंने मुजफ्फरनगर का फसाद दिया। और अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे, आपने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केसेस का सैंक्शन नहीं दिया। कहां से पढ़ा हमने? कैरावान मैगजीन में। फिर भी हमदर्द हैं। जब यूएपीए का बिल पार्लियामेंट में पास हो रहा था, जिस पर एक इंस्पेक्टर एनआईए का दिल्ली में बैठकर किसी यूपी के मुसलमान को टेररिस्ट घोषित कर सकता था, अखिलेश की सरकार पार्टी उसकी तायीद की। आप बताइए फिर कौन सी मोहब्बत है? माफ कीजिएगा, मेरी तो सीमाएं हैं। नहीं, मैं आपको, मुझे ये कहा गया कि मैं प्रश्न पूछूं, भाषण न दूं, बिल्कुल लेकिन आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, आप भाषण दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। मैं आपको दलाइल दे रहा हूं। अच्छा ठीक, मैं आपको दलाइल दे रहा हूं। मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूं जो आपको हजम हो नहीं पा रहा है। आपको मैं दलाइल दे रहा हूं जो आपको हजम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप समाजवादी के वोटर हैं। आपकी लफ्ज़ी नहीं हजम हो रही। मैं आपसे एक परसेप्शन बेस्ड सवाल पूछ रहा हूं एंड आप यू आर फ्री टू करेक्ट मी। पहले परसेप्शन ये था कि जब ओवैसी साहब लड़ते हैं तो मुस्लिम वोट कटता है। अब परसेप्शन ये बन रहा है कि ओवैसी साहब के साथ बाबू सिंह भी आ गए हैं। अब जो ओबीसी वोट जाने वाला था उस तरफ, वो भी कट रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अरे भाई, क्या ओबीसी वोट किसी का वो है? क्या गुलाम है? किसी का खैदी है क्या? इनमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं रखते क्या ये लोग? ये अजीब बात है। ये तो भाई आप ये कह रहे हैं कि ओबीसी वोट जाएगा बराबर बाबू सिंह कुशवाहा के साथ। बड़ा लीडर है बाबू सिंह कुशवाहा। वामन मिश्राम बड़े लीडर हैं, उनका वोट भी आएगा।
बिन बिरादरी के हैं, जात वो कम्युनिटी के, वो भी आएगा। अरे भाई, वोटर को तो यही तो जमहूरियत का मजा है, ये डेमोक्रेसी है, वरना तो फ्यूडलिज्म हो जाएगा कि नहीं मैं बड़ा हूं और मेरी गुलामी करो। नहीं, लेकिन जिन अरे सर, ये कंपटीशन जरूरी है, होगा कंपटीशन। कंपटीशन जरूरी है, लेकिन कंपटीशन में एक चीज जो अनडिनाइबल है वो है परसेप्शन और इमेज। क्या परसेप्शन? वही मैं अरे कहे का परसेप्शन? नहीं, ये आप नहीं, कोई परसेप्शन नहीं, ये बाबू सिंह कुशवाहा, नहीं, कोई बाबू सिंह परसेप्शन कुशवाहा के लिए कोई परसेप्शन हमारे नहीं है। मैं आपसे ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, बाबू सिंह कुशवाहा ने हमारे सहयोगी से बातचीत में दिसंबर में कहा कि हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जी के लिए मशहूर है कि उन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी में। अब वही बाबू सिंह कुशवाहा के साथ आप जा रहे हैं, क्या समझा जाए? अरे बाबू सिंह कुशवाहा साहब के ताल्लुक से ये बात आप कह रहे हैं तो हमारे साथ है वो। अब ऑन रिकॉर्ड कहा है नहीं कहा, मैं तो नहीं सुना हूं ये बात, मैं पूछ लूंगा। आप चेक कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। नहीं, अब स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी में, अखिलेश परिवार की बहू बीजेपी में। ओवैसी साहब, सुनिए एक मिनट, ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी में एक मशीन है। उस बीजेपी में क्रिमिनल को मशीन में डाल दो, वो दूध का धुला निकलेगा। समाजवादी पार्टी में संघ परिवार का चला जाए, वो सेक्युलर हो जाएगा। ये मशीन है ना इनके पास, आने ISI ट्रेडमार्क की मशीन इन दोनों के पास है। अच्छा, ओवैसी साहब सुनिए, एक सवाल अब, क्योंकि अब वोट काटने से आगे की बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है, हमारा पूछिए। बाबू सिंह कुशवाहा रहेंगे साथ में ना चुनाव के बाद भी? बिल्कुल रहेंगे। मतलब ऐसा उन्होंने आपको पक्का आश्वासन दे मैडम दिया? देखिए, जो हमसे हाथ मिलाता है ना, हम उसका हाथ नहीं छोड़ते। वो छोड़ दे तो नहीं, मुझे नहीं मालूम, हम तो बराबर उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। हम तो ठहरेंगे उनके साथ। हम तो चाहेंगे कि ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा 2024 तक जाए, पार्लियामेंट चुनाव, बल्कि उससे आगे भी जाए। क्यों ना जाए? जब हम उनको मुख्यमंत्री का अपना कैंडिडेट मान रहे हैं तो हम इंशाल्लाह पूरा साथ देंगे। चलिए ठीक है, फिर आपको शुभकामनाएं आपके भागीदारी परिवर्तन मोर्चे के लिए। लेकिन ओवैसी साहब, थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं। हो गई आपके भागीदारी परिवर्तन मोर्चे की बात, अभी हम और करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कैराना से की है। कैराना का मुद्दा 2017 में बहुत रहा, 2019 में रहा, और एक बार फिर ऐसा लगता है कि 2022 में भी वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम और आप बात कर रहे हैं तो उनका मथुरा का भी कार्यक्रम है। आपको मालूम है कैसे डिप्टी सीएम का एक मथुरा को लेकर ट्वीट आया था। असदुद्दीन ओवैसी इस रणनीति को कैसे समझते हैं? क्या मैसेज देने की कोशिश है? देश के होम मिनिस्टर हैं, लखीमपुर खीरी से शुरू करते पद यात्रा, कौन रोका उनको? हाथरस चले जाते, कौन रोका उनको? 2 जगह चले जाते, लखीमपुर खीरी चले जाते। मैं देश का गृह मंत्री हूं और मेरे बगल में मेरा जूनियर मंत्री है जिसकी गाड़ी से 4 किसानों की मौत हुई। मैं आया हूं आपको वोट मांगने के लिए, वोट दे दो बाबा। आप हाथरस चले जाते, उस घर पे चले जाते जहां पर उस बच्ची की अंतिम संस्कार में उसके घर के परिवार को ठहरने नहीं दिया गया। कौन रोका आपको? आप उन गंगा पर बहने वाली लाशों के घर पर चले जाते जिनको आपकी सरकार ने ऑक्सीजन नहीं दिया और बोलते बाबा वोट दे दो हमको, हमने ऑक्सीजन नहीं दिया आपको। आप उन बच्चों के घर चले जाइए। कल सुनिए, प्रयागराज में कल जिन हॉस्टल में घुसकर पुलिस ने उन बच्चों को मारा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के NTPC एग्जाम में, उनके पास चले जाते, उनके आंसू पोंछते। नहीं, आप तो उल्टा करेंगे, वो हम जानते हैं। नहीं, कैराना को लेकर ओवैसी साहब की क्या सोच है? वहां पर जो मुद्दा उठाने की कोशिश की जा रही है, क्या उसका फर्क पड़ेगा? मुजफ्फरनगर कांड में यही योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने 77 केसेस, क्रिमिनल केसेस राइट के विड्रॉ किए। वो भी बोले, अमित शाह बोले सुप्रीम कोर्ट को बताया, आपने बताइए वो भी बात। एक और सवाल ओवैसी साहब, TV9 भारतवर्ष ने एक सर्वे किया मुस्लिम वोटर्स के बीच में, और हमने उनसे पूछा कि वो किसे इस बार वोट देना चाहते हैं। तो 80% लोगों का कहना है कि वो उस पार्टी को वोट देना चाहते हैं जो बीजेपी को हराने में सक्षम हो, और इसके लिए उनको लगता है समाजवादी पार्टी एक मुफीद पार्टी है। और ओवैसी को केवल 7% मुसलमान मानते हैं कि वो बीजेपी को हरा पाएंगे, यानी 80% मुसलमान मानते हैं कि बीजेपी को हराने वाले को वोट देंगे, और सिर्फ 7% मानते हैं कि आप हराने में सक्षम हैं। देखिए, तो फिर वो वही बात हो गई योगी की, 80 और 20 की बात आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, सर्वे हुआ है, मगर कैंडिडेट्स के डिक्लेरेशन के बाद बहुत से हालात बदल चुके हैं। मेरा एज एक सियासतदान के, पॉलिटिशियन के, मेरा तजुर्बा ये कहता है, जो छोटा मोटा है,
कि चुनाव शुरू होता है कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट के बाद, और जब से कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट शुरू हुए, अब दोबारा सर्वे करा कर देख लीजिए, बहुत ज्यादा नंबर बढ़ गया एमआईएम का। ये होगा आपका पहले का सर्वे होगा। हमने बंगाल में भी सर्वे करा। સત્તા સંમેલનમાં આગળ પર ચર્ચા યથાવત રહેશે, પરંતુ હાલ સમય એક વિરામનો।